रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रोटीन फोल्डिंग। आज हमने देखना है कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या है, किस तरह से होती है, चैपीरोन्स का इसमें क्या रोल है, और थोड़ा सा जो हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं इनको देखना है, डीनेचरेशन कैसे होती है और उसके बाद चैपीरोन्स की मदद से रीनेचरेशन कैसे होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। और इस प्रोटीन फोल्डिंग फिनोमेना का मकसद क्या है कि या प्रोसेस क्या है कि जो नेसेंट न्यूली फॉर्म्ड नॉन फंक्शनल प्रोटीन है, नेसेंट न्यूली फॉर्म्ड नॉन फंक्शनल वन डायमेंशनल प्रोटीन है, उसको कन्वर्ट होना है नेटिव फंक्शनल 3D फॉर्म में। नेटिव फंक्शनल 3D फॉर्म में कन्वर्ट होने को क्या कहते हैं? प्रोटीन फोल्डिंग कहते हैं। और ये जो फॉर्म है, जो हमारे पास फंक्शनल फॉर्म में, ये लो एनर्जी होती है, और जो नॉन फंक्शनल फॉर्म में ये क्या होती है? हाई एनर्जी होती है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है एंड इट इज़ लेस स्टेबल। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स ये वाली क्या होती है? ज़्यादा स्टेबल होती है, और ये क्या होती है? लेस स्टेबल होती है। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर को बाद में देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फिनोमिनन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। पहले जैसे हमें पता है कि जब प्रोटीन्स बनती हैं तो वो एक लीनियर स्ट्रक्चर में होती हैं, लीनियर वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होती हैं, जो कि हम कहते हैं कि बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, एंड इट इज़ कंपोज ऑफ रीजन्स ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजन्स। ठीक है, कुछ रीजन्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इनमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस तरह से होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप है, वो आपस में क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं टू प्रोड्यूस डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। दिस वाज द प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स विल बी प्रोड्यूस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें अल्फा हेलिक्स है या फिर बीटा प्लीटेड शीट, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। इस अल्फा हेलिक्स के एक हेलिक्स में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 3.6 अमाइनो एसिड्स। ये वाला जो सारा लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिर्फ इसका रोल देख रहे हैं प्रोटीन फोल्डिंग में। ठीक है, इसके बाद ये वाले जो स्ट्रक्चर्स थे इनका मजीद इंटरेक्शन होगा और ये क्या बनाएंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर करेंगे, मजीद बेंडिंग एंड फोल्डिंग होगी टू फॉर्म द टर्शरी स्ट्रक्चर्स। और इसके बाद ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के थ्रू अटेन करेंगे, जिसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं वो अंदर की तरफ बरी हो जाएंगे, यानी अंदर की तरफ चले जाएंगे, और जो बाहर वाले अमाइनो एसिड्स हैं, जो अमाइनो एसिड्स बाहर रह जाएंगे वो क्या होंगे? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक बाहर रह जाएंगे और अंदर क्या चले जाएंगे? हाइड्रोफोबिक रह जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये प्रोटीन वाटर सॉल्युबल हो जाएगी। जब हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स बाहर की तरफ हैं तो ये वाटर में इजीली मूव कर सकेगी। ठीक है, अब ये प्रोटीन फोल्डिंग होती, बेसिक रोल किस चीज़ का है? हमें पता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ क्या होती हैं? सीक्वेंस और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इज डिटरमिन्ड इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उस जो अमाइनो एसिड है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के जो साइड चेन है वो डिटरमिन करेगी कि किस अमाइनो एसिड ने किस तरह से दूसरे अमाइनो एसिड के साथ इंटरेक्ट करना है टू फॉर्म फोल्ड्स और टू फॉर्म बॉन्ड्स। ये प्रोटीन फोल्डिंग हो क्यों रही है? बॉन्ड फॉर्मेशंस की वजह से हो रही है। तो डिफरेंट आर चेन्स किस तरह से रिएक्ट करती हैं आपस में, वो जो है बेसिक कॉज है प्रोटीन फोल्डिंग की। वो क्या है? बेसिक कॉज है प्रोटीन फोल्डिंग की। और ये टाइम रिक्वायर्ड है इन द प्रोटीन फोल्डिंग? 18 सेकेंड्स टू मिनट्स। अब क्या है कि कुछ क्या है कि जो प्रोटीन्स हैं इनकी डीनेचरेशन भी होती है। क्या होती है? डीनेचरेशन, यानी एक दफ़ा ये बन गई, फॉर्म हो गई, उसके बाद मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से इनकी डीनेचरेशन हो जाती है। वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं? हीट, चेंज इन पीएच, हैवी मेटल्स, आयंस, इस तरह के इनका डिफरेंट इन्वायरमेंट में इनकी डीनेचरेशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर वो इन्वायरमेंट रिवर्स कर दिया जाए और आइडियल कंडीशंस दोबारा से आ जाएं तो कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो रीनेचर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? रीनेचर हो जाती हैं, यानी दोबारा से अपनी फंक्शनल फॉर्म ऑप्ट कर लेती हैं। क्या करती हैं? दोबारा से अपनी फंक्शनल फॉर्म में आ जाती हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसा नहीं करती। वो अगर दोबारा उनको आइडियल कंडीशंस भी कर दी जाएं तो वो जो है दोबारा से प्रोटीन अपनी फाइनल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में नहीं आती। ऐसा क्यों नहीं होता? दो वजह से नहीं होता। क्योंकि वो उन प्रोटीन्स को चाहिए होती है असिस्टेंस ऑफ चैपीरोन्स। क्या चाहिए होती है? उन प्रोटीन्स को चाहिए होती है असिस्टेंस ऑफ सम अदर प्रोटीन्स विच आर नोन एज चैपीरोन्स। और दूसरा क्या है कि उनको एटीपी हाइड्रोलिसिस चाहिए होता है टू अटेन देयर फाइनल कॉम्पैक्ट फॉर्म। टू अटेन देयर फाइनल कॉम्पैक्ट फॉर्म उन्हें क्या चाहिए होता है? एक तो एटीपी हाइड्रोलिसिस चाहिए होता है, दूसरा फैसिलिटेटिंग प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? चैपीरोन्स कहते हैं। चैपीरोन्स को हम हीट रेजिस्टेंस प्रोटीन्स भी कहते हैं, हीट रेजिस्टेंट प्रोटीन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डीनेचरेशन ज़्यादातर
थर्मल इंस्टेबिलिटी की वजह से होती है। किस वजह से होती है? थर्मल इंस्टेबिलिटी की वजह से होती है। जब टेम्परेचर राइज होता है तो प्रोटीन्स बेसिकली कोगुलेट करना शुरू कर देते हैं कुछ, और मतलब इस तरह से डीनेचरेशन होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो चैपेरोन्स हैं ये उन डीनेचर्ड प्रोटीन्स को रिवर्स रीनेचरेशन में करने में हेल्प करती हैं। क्या करती हैं? रीनेचरेशन करने में हेल्प करती हैं। और दूसरा जो रीनेचर्ड मतलब जो डीनेचर्ड नहीं भी होती और अभी न्यूली फॉर्म नेसेंट प्रोटीन्स होती हैं, उनको भी अपनी फाइनल कॉम्पैक्ट फॉर्म में आने में मदद देती हैं। ठीक है, यहाँ से चैपेरोन्स का रोल है प्रोटीन फोल्डिंग में, ये 3 स्टेप्स में है इसका रोल। क्या है? एक तो जब प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही होती है तब चैपेरोन्स बाइंड करती हैं विद डिफरेंट साइट्स और विद डिफरेंट डोमेन्स टू कीप द प्रोटीन अनफोल्डेड। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि चैपेरोन्स की भी 2 टाइप्स हैं, मतलब 2 सिस्टम्स हैं कह लें, HSP70 और एक चैपेरोनियन सिस्टम। एक HSP70 और एक चैपेरोनियन सिस्टम, इसको हमने थोड़ा सा देखना है बस। जो HSP70 है ये क्या करता है कि डिफरेंट हाइड्रोफोबिक रीजन्स पे बाइंड कर जाता है। क्या करता है? डिफरेंट हाइड्रोफोबिक रीजन्स, हाइड्रोफोबिक साइट्स पे बाइंड करता है और उस प्रोटीन को अलाउ करता है उसकी आर चेन की बुनियाद पर डिफरेंट तरह से फोल्डिंग करने पे। ठीक है, क्या करता है? हाइड्रोफोबिक रीजन्स पे जाके बाइंड कर जाता है और अलाउ करता है प्रोटीन को टू फॉर्म बॉन्ड्स इन अकॉर्डेंस विद देयर साइड चेन्स। ठीक है, इस तरह से प्रोटीन फोल्डिंग हो जाती है। ठीक है, और चैपेरोनियन सिस्टम क्या करता है? चैपेरोनियन सिस्टम थोड़ा सा समझने वाला है। मसलन अगर ये हम कहेंगे अगर चैपेरोनियन सिस्टम है तो ये 2 डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, कह सकते हैं डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक प्रोटीन आई, अब ये प्रोटीन नेसेंट प्रोटीन भी हो सकती है। यहाँ पे जो मैंने बनाई हुई है ये क्या है? डीनेचर्ड प्रोटीन। वैसे ये नेसेंट प्रोटीन भी हो सकती है। क्या हो सकती है? नेसेंट प्रोटीन या प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन वाली प्रोटीन भी हो सकती है। ये आएंगे अंदर, ठीक है, और बाइंड कर जाएंगे इसकी सेंट्रल कैविटी के साथ। ये अंदर आएगी और बाइंड करेगी इसकी सेंट्रल कैविटी के साथ। सेंट्रल कैविटी के साथ जब ये बाइंड करेगी तो साथ ही ATP हाइड्रोलिसिस होगा और ये वाला जो जगह है जहाँ से इसकी एंट्री हुई थी ये भी बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ये मैं सिंपल करके एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे हो रहा है कि ये एक प्रोटीन आई जो कि डीनेचर्ड भी हो सकती है और नेसेंट भी हो सकती है। ये प्रोटीन आई और यहाँ पे सेंट्रल कैविटी के साथ बाइंड कर गई। सेंट्रल कैविटी के साथ बाइंड करने पे क्या होता है कि ATP हाइड्रोलिसिस से ये बंद हो जाता है और इसको एक केज्ड इन्वायरमेंट मिल जाता है जिसमें ये अपनी आराम से प्रोटीन फोल्डिंग कर सकती है, जिसके यानी आउटर इन्फ्लुएंसेस, आउटर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से बाहर आ जाती है और हम आराम से प्रोटीन फोल्ड हो जाती है और इसके बाद दोबारा ATP हाइड्रोलिसिस होता है और ये प्रोटीन बाहर निकल जाती है। ये क्या था? चैपेरोनियन सिस्टम था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।